नमस्कार, मैं हूं सोम। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। देखिए, आज हम बात करेंगे मूल अधिकार की। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था संविधान। तो संविधान का भाग 2 तक मैंने आपको करा दिया था। तो आज पढ़ेंगे हम संविधान का भाग 3। संविधान का भाग 3 यानी कि मूल अधिकार, इसे इंग्लिश में कहा जाता है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी आप अगर अच्छी तरीके से रट लेंगे तो ये मान के चलिए कि आपका 50% से ज्यादा संविधान कवर हो गया। तो फंडामेंटल राइट के विषय में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि फंडामेंटल राइट होता क्या है, यानी कि मूल अधिकार है क्या। देखिए, मूल अधिकार का कॉन्सेप्ट से पहले आप एक मैं छोटी सी आपको कहानी सी सुनाता हूँ, वो आप समझिए कि हुआ क्या कि जिस समय हमारे यहाँ पे हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग इस सृष्टि का निर्माण हुआ था, तो सृष्टि के निर्माण के समय जिस समय ब्रह्मा जी ने व्यक्तियों का निर्माण किया, तो व्यक्ति का निर्माण करने के बाद एक समाज का निर्माण हुआ, और समाज का निर्माण होने के बाद सभी व्यक्ति एक समान, जितनी भी प्राकृतिक रिसोर्सेज थी सब पे उनका समान अधिकार था और एक समान जीवन व्यतीत कर रहे थे। ना कोई उस समय बड़ा था, ना कोई उस समय छोटा था, इस तरीके से जीवन चल रहा था। लेकिन फिर कुछ शरारती तत्वों के द्वारा समाज में अराजकता या अराजकता फैलानी शुरू हुई। अब जब समाज में अराजकता फैलनी शुरू हुई तो कुछ जो सभ्य व्यक्ति थे ये इकट्ठा होकर ब्रह्मा जी के पास गए और इन्होंने कहा कि भाई, ऐसे जो व्यवस्था हमने बनाई है तो ऐसे व्यवस्था तो चलने की नहीं, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो तब ब्रह्मा जी ने कहा कि आप अपने किसी व्यक्तियों में से एक को समाज में व्यवस्था बनाने का कार्य सौंपे। तो यहां से राजा की उत्पत्ति का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ था, यानी कि एक व्यक्ति को जनता के द्वारा क्या किया गया, राजा चुन लिया गया और उस व्यक्ति ने समाज में व्यवस्था बनाने का कार्य किया। लेकिन जब समाज में उस व्यक्ति के द्वारा व्यवस्था बनाई गई तो उसने कुछ नियम कायदे कानून बनाए कि आप ये कर सकते हो और आप इस चीज को नहीं कर सकते। तो ये नियम कायदे कानून बने। अब अगर हम अपने संविधान की मैं बात करूं तो देखिए, ये भी क्या है, समाज में जो हमारा संविधान लागू है तो संविधान के द्वारा व्यक्तियों के लिए कुछ नियम और कायदे कानून बनाए गए हैं कि आप इस कार्य को कर सकते हैं लेकिन आप इस कार्य को नहीं कर सकते। इसी तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, यानी कि हमें क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा एक अधिकार प्रदान किया गया है कि हम कहीं आ जा सकते हैं, हम कोई अपना व्यवसाय कर सकते हैं, हम अपनी बात को किसी के सामने रख सकते हैं। तो इस प्रकार की जो अवधारणा है ये कहलाती है मूल अधिकार। अब मूल अधिकार का कॉन्सेप्ट आधुनिक जो युग है इसमें कहां से आया था। तो सबसे पहले मूल अधिकार का जो कॉन्सेप्ट है ये 1215 में ब्रिटेन में आया। ब्रिटेन का एक राजा था जॉन। तो जॉन के द्वारा वहां के नागरिकों को कुछ मूल अधिकार प्रदान किए गए थे और उनके नागरिकों ने उसे अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा था। तो सबसे पहले ब्रिटेन वो देश था जिसने अपने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए। लेकिन उस समय जो मूल अधिकार प्रदान किए गए थे उस समय ब्रिटेन का संविधान नहीं बना था। उस समय जो ये मूल अधिकार राजा के द्वारा प्रदान किए गए थे। अब बात आती है कि सबसे पहले संविधान में एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले लिखित संविधान में, यानी कि ऐसा कौन सा लिखित संविधान है जिसमें सबसे पहले मूल अधिकारों का उल्लेख है। तो ऐसा सबसे पहले अमेरिका का संविधान है जिसमें मूल अधिकारों का उल्लेख है। देखिए क्या हुआ, जिस समय अमेरिका आजाद हुआ तो अमेरिका आजाद होने के बाद अमेरिका ने अपना संविधान बनाया और अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं। शुरुआत में जब अमेरिका ने संविधान बनाया था तो उस संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख नहीं था। बाद में उन्होंने अपने संविधान में संशोधन करके बिल ऑफ राइट्स के नाम से मूल अधिकारों का क्या किया, अपने संविधान में समावेश किया। तो हमारा जो भाग 3 है अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है, यानी कि जो हमारे संविधान में मूल अधिकार लिए गए हैं ये अमेरिका से लिए गए हैं। अब हमारे यहाँ पे क्या है, मूल अधिकार किस से किस आर्टिकल के तहत है। तो देखिए, भाग 3 और आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक हमारे यहाँ पे मूल अधिकारों का उल्लेख है। अब लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ ऐतिहासिक चीजों की भी मैं आपको साथ साथ ही यहाँ पे उल्लेख कर दूं, क्योंकि भारत आप सभी जानते हैं कि ब्रिटेन के अधीन रहा। हम जो है कब आजाद हुए ये मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है। तो हम ब्रिटेन के अधीन रहे तो ब्रिटेन ने हमें कोई मूल अधिकार प्रदान नहीं किए थे। ये जब हमने अपना संविधान बनाया है तो हमने संविधान बनाते समय अपने संविधान में मूल अधिकारों का समावेश किया था। तो मूल अधिकार जब संविधान में बनाए गए
तो ये आर्टिकल 12 से 35 तक बनाए गए हैं, जिसमें 14 से 32 मूल अधिकार हैं और आर्टिकल 12, 13, 33, 34 और 35 ये मूल अधिकार से संबंधित कुछ उपबंध प्रस्तुत करते हैं। तो वे कौन कौन से उपबंध हैं मैं आपको आर्टिकल 12 से लेके और आर्टिकल 35 तक ही पढ़ाऊंगा। साथ ही साथ अब हम मूल अधिकारों की हिस्ट्री की बात करते हैं कि भारत में मूल अधिकारों का उल्लेख कहाँ से मिलता है। तो भारत में सबसे पहले मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है 1895 से। 1895 में एक कानून के तहत मूल अधिकारों की मांग की गई थी। इसके बाद 1917 और 1919 के बीच में कांग्रेस के द्वारा मूल अधिकारों की मांग की गई। इसके बाद नेहरू रिपोर्ट जो मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनाई गई थी, उसमें भी मूल अधिकारों का मांग की गई थी, मतलब उसमें भी मूल अधिकारों का जिक्र किया गया था। और वर्ष 1925 में एनी बेसेंट ने इंडिया बिल के माध्यम से भी मूल अधिकारों की मांग की। वर्ष 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ उसमें भी मूल अधिकारों की मांग की गई। तो ये एक तरीके से हमारी हिस्ट्री थी जिसमें समय समय पे कांग्रेस के द्वारा या विभिन्न नेताओं के द्वारा मूल अधिकारों का क्या किया गया, मांग की गई। वर्ष 1935 का जो भारत शासन अधिनियम अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था उसमें मूल अधिकारों का कोई उल्लेख नहीं था। ये आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे। तो आइए मूल अधिकार से संबंधित जो कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखे गए हैं, यानी कि जो एग्जाम बेस्ड डाटा आया हुआ है वो क्या क्या है, आइए हम सबसे पहले उसे पढ़ते हैं। देखिए मूल अधिकार से संबंधित जो वीडियो है ये 3 या 4 पार्टों में रहने वाली है। कारण ये है कि मैं फुल मूल अधिकार पढ़ाऊंगा आपको, मतलब पूरी 0 से लेके और पूरे लास्ट तक मैक्सिमम जितने भी इसमें वाद हैं, क्योंकि यूपीएसआई के पर्पज से मैं आप ये वीडियो बना रहा हूं, लेकिन ये किसी भी एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो यूपीएसआई में कुछ वाद आते हैं, यानी कि कोर्ट के समक्ष जो कोई केस गया है उसे हम वाद बोलते हैं। तो कुछ वे वाद जो हैं, वे वाद भी जो फेमस वाद रहे उनका उल्लेख भी मैं इसमें आपको करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं किस तरीके से पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए भाग 3 12 से 35 मूल अधिकार है, मैंने आपको बता ही दिया था। इसके बाद क्या है, मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास ब्रिटेन में हुआ। अभी मैंने आपको बताया है। तो मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास कहाँ पे हुआ, ब्रिटेन में हुआ। ब्रिटिश सम्राट जॉन के द्वारा 1215 में हस्ताक्षरित अधिकार पत्र प्रथम लिखित दस्तावेज था। तो ब्रिटिश सम्राट के द्वारा अपने यहाँ पे 1215 में जो लिखित दस्तावेज दिया गया था ये मूल अधिकार से संबंधित पहला दस्तावेज था और इसको वहां की जनता ने अपने मूल अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा। देखिए यहाँ पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैग्ना कार्टा क्या है। मैग्ना कार्टा एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ अधिकार पत्र होता है, यानी कि किसी के द्वारा अगर किसी को कोई अधिकार वगैरह से संबंधित कोई नियम वगैरह बनाए गए हैं तो उस नियम वगैरह को लोगों के द्वारा मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इसके बाद क्या है, देखिए भारत में मूल अधिकार की मांग सर्वप्रथम संविधान विधेयक 1895 के माध्यम से की गई। तो भारत में सबसे पहले मूल अधिकारों की मांग कब हुई, 1895 में। किससे, संविधान विधेयक। तो ये संविधान विधेयक के माध्यम से भारत में सबसे पहले मूल अधिकारों की मांग हुई थी। इसके बाद वर्ष 1917 के दौरान कांग्रेस के द्वारा, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, 1917 से 1919 के दौरान कांग्रेस के द्वारा, 1925 में एनी बेसेंट के द्वारा, और किसके माध्यम से, एनी बेसेंट ने इंडिया बिल के माध्यम से ये योजना प्रस्तुत की थी। इसी प्रकार 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट के द्वारा इसकी मांग की थी। इसके बाद 1927 में मद्रास अधिवेशन में और वर्ष 1931 के कराची अधिवेशन में भी क्या किया गया, कराची अधिवेशन में भी मौलिक अधिकारों की मांग की गई। लेकिन मैंने अभी आपको बताया है कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, इस भारत शासन अधिनियम में मूल अधिकारों का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया था। अब भाग 3, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाग 3 अमेरिका से प्रेरित है, तो वही लिखा हुआ है अमेरिका के संविधान बिल ऑफ राइट से प्रेरित है। यानी कि हमारा जो हमारा जो भाग 3 है ये अमेरिका के बिल ऑफ राइट से प्रेरित है। इसके बाद सामान्यतः मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मूल अधिकार जो है किसके, सामान्यतः मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध। देखिए यहाँ पे राज्य शब्द का उल्लेख हुआ है, तो राज्य शब्द यहां से आता है कि राज्य शब्द की डेफिनेशन क्या है। अधिकांश बच्चे राज्य शब्द का तात्पर्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या कुछ इस तरीके से, यानी कि जो किसी भौगोलिक क्षेत्र को सूचित करता हो उससे लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 में राज्य शब्द को उल्लेखित किया गया है। तो आर्टिकल 12 के तहत राज्य शब्द की अलग डेफिनेशन है, देखिए वो यहाँ पे लिखी हुई है। तो मैं यही आपको बता रहा हूँ कि आर्टिकल 12 में क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 12 में राज्य शब्द के अंतर्गत निम्न शब्द आते हैं। कौन कौन से शब्द आते हैं, भारत की सरकार व संसद, यानी कि जो कानून बनाने वाली संस्था है
वे राज्य शब्द के अंतर्गत आती हैं। कानून कौन बनाता है? भारत सरकार। काय के माध्यम से बनाएगी? संसद के माध्यम से कानून बनाएगी। इसी प्रकार राज्य की सरकारें विधानमंडल के माध्यम से कानून बनाएंगी। और इसी प्रकार सभी स्थानीय प्राधिकारी, तो सभी स्थानीय प्राधिकारी यानी कि ग्राम पंचायत, नगर पंचायत या जिला पंचायत जो अपने स्तर पर कानून बनाती हैं वे क्या कहलाते हैं? वे स्थानीय प्राधिकारी कहलाते हैं। इसके बाद अन्य प्राधिकारी, तो अन्य प्राधिकारी में जो प्राइवेट कंपनी वगैरह हैं जो अपने क्षेत्र में कानून बना सकती हैं, ये अन्य प्राधिकारी में आते हैं। तो आर्टिकल 12 क्या कहता है? आर्टिकल 12 राज्य शब्द को परिभाषित करता है। और राज्य शब्द में बस आप संक्षिप्त में ये समझिए कि राज्य शब्द में वे सभी संस्थाएं आती हैं जो कानून बना सकती हैं। तो राज्य शब्द कानून बनाने से संबंधित है, यहाँ पे किसी भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो ये आप नोट करेंगे। और ये जो पॉइंट है यहाँ पे लिखा हुआ आर्टिकल 12, अगर आपको दिख रहा है तो आप ये अच्छे तरीके से नोट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पर अपने डाल दूंगा, वहां से आप इसे उठा सकते हैं। इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा और लिंक को आप ज्वाइन करेंगे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाएंगे। वहां पे समय समय पे अच्छी पीडीएफ मैं उपलब्ध कराऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है। सामान्यतः मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। यानी कि कुछ जो है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, किंतु कुछ मूल अधिकार व्यक्ति के विरुद्ध भी प्रदान किए गए हैं। तो राज्य और व्यक्ति दो शब्द है। तो राज्य शब्द की डेफिनेशन यहाँ आई थी, अभी मैंने आपको बताया है। दोबारा फिर सुनिए, राज्य शब्द में वे शब्द आते हैं जो अपने स्थान जो क्या बना सकते हैं? कानून बना सकते हैं। और व्यक्ति शब्द, अब यहाँ पे व्यक्ति शब्द आया, तो व्यक्ति शब्द का उल्लेख मैं जब आर्टिकल 14 पढ़ाऊंगा आपको, तब मैं आपको बताऊंगा कि व्यक्ति शब्द क्या है, क्योंकि आर्टिकल 14 में व्यक्ति शब्द को डिफाइन किया गया है। तो आप इसके लिए बना रहिए। वीडियो के अगले पार्ट में मैं आपको व्यक्ति शब्द की डेफिनेशन बताऊंगा। तो व्यक्ति शब्द की डेफिनेशन आर्टिकल 14 में दी गई है। इसके बाद क्या क्या गया है? 15 का 2, 17, 23, 24 व्यक्तियों के विरुद्ध है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए। फिलहाल के लिए केवल आप ये याद रख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कुछ मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, जबकि कुछ मूल अधिकार व्यक्ति के विरुद्ध प्रदान किए गए हैं। अब व्यक्ति के विरुद्ध कौन कौन से हैं? आर्टिकल 15 का 2 है, आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 23 है, आर्टिकल 24 है। तो ये क्या है? इनका उल्लेख अगली वीडियो में होगा, क्योंकि अभी मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ बेसिक डाटा आपको समझाऊंगा। इसके बाद मैं फुल आपको बताऊंगा कि इन आर्टिकलों में क्या है और व्यक्ति शब्द किस चीज को इंडिकेट करता है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट देखिए, एक होता है नागरिक, एक होता है अनागरिक। भारत के जो मूल निवासी हैं वे भारत के नागरिक हैं, और जो विदेश से जो कुछ नागरिक भारत में आकर रह रहे हैं वे विदेशी नागरिक हैं, वे अनागरिक कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन एसएससी तक के एग्जाम में भी पूछा गया है कि कौन से अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं और कौन से अधिकार अनागरिकों को प्रदान किए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे केवल नागरिकों को, यानी कि जो अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, कौन कौन से? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। तो 15, 16, 19, 29 और 30 ये ऐसे आर्टिकल हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। ये विदेशी नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। इसके बाद अगला पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है, आपातकाल के समय, जिस समय इमरजेंसी लगती है तो इमरजेंसी के दौरान हमारे जो मूल अधिकार हैं ये खत्म हो जाते हैं। लेकिन क्या था, जिस समय हमारा संविधान बनाया गया था तो संविधान में उल्लेख किया गया था कि जब अगर इमरजेंसी देश में लगेगी तो मूल अधिकार समाप्त हो जाएंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ, वर्ष 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और जनता पार्टी की सरकार ने ये नियम बना दिया कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 किसी भी परिस्थिति में, चाहे इमरजेंसी लग रही हो चाहे इमरजेंसी नहीं लग रही हो, किसी भी परिस्थिति में आर्टिकल 20 और 21 समाप्त नहीं होंगे। तो ये किस संशोधन से किया गया था? तो आप समझिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जनता पार्टी की सरकार ने व्यवस्था की कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 किसी भी परिस्थिति में समाप्त नहीं होंगे, यानी कि इमरजेंसी अगर लगाई जाती है तो भी आर्टिकल ये बने रहेंगे। लेकिन यहाँ पे 19 की कंडीशन है। यहाँ पे देखिए क्या है, आर्टिकल 19 की कंडीशन है। अब देश में इमरजेंसी लगाने के दो तरीके हैं। आर्टिकल 352 में इमरजेंसी का उल्लेख है, और इमरजेंसी देश में दो तरीके से लगती है। पहली, युद्ध या
बाह्य आक्रमण। तो युद्ध या बाह्य आक्रमण के तहत जो इमरजेंसी लगती है उसमें आर्टिकल 20 और 21 जीवित रहेंगे और बाकी सारे आर्टिकल समाप्त हो जाएंगे। आप दोबारा से सुनिए, अगर इमरजेंसी लगती है युद्ध या बाह्य आक्रमण के तहत तो आर्टिकल 20 और 21 जीवित रहेंगे, बाकी जितने भी मूल अधिकार हैं हमारे सब नष्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर इमरजेंसी लगती है सशस्त्र विद्रोह से, सशस्त्र विद्रोह, तो अगर इमरजेंसी सशस्त्र विद्रोह के द्वारा लगती है फिर आर्टिकल 19, 20 और 21 जीवित रहते हैं। तो दो प्रकार से इमरजेंसी लगती है, युद्ध या बाह्य आक्रमण और दूसरा सशस्त्र विद्रोह। तो अगर युद्ध या बाह्य आक्रमण से इमरजेंसी लगेगी तो आर्टिकल 20 और 21 जिंदा रहेंगे, लेकिन अगर सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से इमरजेंसी लगेगी तो 19, 20 और 21 यानी कि हमारे फिर 3 आर्टिकल जिंदा रहेंगे। कौन कौन से? 19, 20 और 21। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छी तरीके से याद कर लें, रट लें, ठीक है। इसके बाद तो ये पे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए इसके बाद जो है एक कॉन्सेप्ट यहाँ हो गया। तो आपात के समय 20 और 21 के सिवाय अन्य सभी निलंबित कर दिए जाते हैं। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये आर्टिकल 359 में लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे 19 की जो मैंने अभी आपको बताया उसका उल्लेख नहीं है, तो ये 19 का उल्लेख मैंने आपको यहाँ समझाया है, तो ये आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। इसके बाद है नागरिकों को प्रदान की गई स्वतंत्रताएं। तो कुछ ऐसी स्वतंत्रताएं हैं जो केवल नागरिकों को प्रदान की गई हैं, वे कौन कौन सी हैं? 19, 25, 28। देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ मूल अधिकार सकारात्मक हैं और कुछ मूल अधिकार नकारात्मक हैं। अब ये सकारात्मक और नकारात्मक क्या है भाई? तो सकारात्मक और नकारात्मक, सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, ये जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तो तभी समझाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इन्हें समझाने में। तो आर्टिकल जो भी इनमें आर्टिकल उल्लेख यहाँ पे लिखे हुए हैं बोर्ड पे, मैं इनकी पूरी डिटेल आपको समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल केवल बेसिक्स आपको ये समझना है कि पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव कौन कौन से हैं। मतलब फिलहाल आपके लिए ये रट लेना है कि कुछ आर्टिकल पॉजिटिव के तहत आते हैं और कुछ आर्टिकल नेगेटिव के तहत आएंगे। कैसे कैसे आएंगे इसका उल्लेख मैं जब आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा तो मैं आपका सारा उल्लेख करूंगा कि क्या नकारात्मक है और क्या सकारात्मक है। तो आप समझिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए नागरिकों को प्रदान की गई स्वतंत्रताएं 19, 25 और 28 ये हैं सकारात्मक। द्वारा से फिर सुनिए, नागरिकों को प्रदान की गई स्वतंत्रताएं 19, 25 और 28 ये सकारात्मक हैं। 14, 15, 16 और 21 ये कैसी हैं? ये हैं नकारात्मक। तो 19, 25, 28 पॉजिटिव हैं और 14, 15, 16 और 21 ये हैं नेगेटिव। तो कैसे हैं, जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तब इसका डिटेल पूर्वक मैं उल्लेख करूंगा। इसके बाद जो है अब आपको सभी को पता होगा, एक बहुत बेसिक क्वेश्चन एग्जाम आता है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितने थे। तो जब हमारा संविधान बना था उस समय मूल अधिकारों की संख्या थी 7। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब जनता पार्टी की सरकार बनी 1977 में, तो जनता पार्टी की सरकार ने संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया? समाप्त। तो संपत्ति का अधिकार था कहां? आर्टिकल 19 का 1 का 6 और आर्टिकल 31 ये संपत्ति का अधिकार था और इसे वर्तमान में 300 के कै में स्थानांतरित कर दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोबारा से देखिए, आर्टिकल 19 का 1 का 6 और आर्टिकल 31 ये संपत्ति का अधिकार था और इसे वर्तमान में 300 के कै में इसे ट्रांसफर कर दिया गया है। ये वर्तमान में एक विधिक अधिकार है। तो हमारा जो 7वां मौलिक अधिकार था वो फिलहाल नहीं है। वर्तमान की अगर हम बात करेंगे तो मूल अधिकार है 6। तो दोबारा से यहाँ पर देखिए लिखा क्या गया है, यहाँ पर समझिए, भारत का मूल संविधान 7 मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान करता था, किंतु 44वें संविधान संशोधन से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। तो संपत्ति का अधिकार कौन से आर्टिकल में था? 19 के 1 के 6 में और 31 में। वर्तमान में कहाँ है? 300 के कै में इसे ट्रांसफर कर दिया गया है। तो वर्तमान में हमारे कौन कौन से मूल अधिकार हैं? पहला कौन सा है? समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18। तो पहला मूल अधिकार है समानता का अधिकार और कौन से आर्टिकल में इसका उल्लेख है? 14 से 18। इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, ये 19 से 22 तक है। इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। संस्कृति व शिक्षा संबंधित अधिकार 29 से 30 तक है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है, जिसे डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा संविधान की क्या कहा गया? आत्मा भी कहा गया। तो ये आर्टिकल 6 इंपोर्टेंट है क्योंकि इसमें 5 प्रकार की रिटों का उल्लेख है। तो डिटेल पूर्वक मैं आपको सारे आर्टिकल पढ़ाऊंगा बिल्कुल जीरो से।
लेकिन आज की जो वीडियो मैंने आपको बनाई है ये थोड़ा सा बेसिक सा आप ताकि समझ लें, इसके उद्देश्य से मैंने ये वीडियो बनाई है। तो कल जब मैं मतलब आगे हम जब आर्टिकल पढ़ेंगे 12 से ही हम शुरू करेंगे, तो 12 का मैंने उल्लेख यहाँ पे किया हुआ है। देखिए अभी मैंने आपको पढ़ के भी बताया था कि 12 है क्या, तो 12 मैं एक बार फिर मैं बता दूं। 12 में राज्य शब्द को डिफाइन किया गया है। तो 12 के अंतर्गत वे सभी संस्थाएं आती हैं जो क्या कर सकती हैं, कानून बना सकती हैं। तो कौन कौन सी हैं? भारत की सरकार वो संसद है, राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल है, सभी स्थानीय प्राधिकारी यानी कि ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत अपने स्तर पर कानून बना सकती हैं, और अन्य प्राधिकारी यानी कि कुछ प्राइवेट संस्थाएं जैसे विश्वविद्यालय है, LIC है, ये ऐसी कुछ संस्थाएं हैं जो अपने क्षेत्र में कानून बना सकती हैं। तो ये अन्य प्राधिकारी के तहत आता है। अन्य प्राधिकारी में राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करना भी आता है। तो ये था आज का हमारा सेशन, आज हम यहीं समाप्त करते हैं। कल के सेशन में आर्टिकल 13 भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही।